मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती पेश हो गई हैं। सुशांत केस में रिया से तीखे सवालों को पूछा जा रहा है। हाल में खरीदी गई 2 संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया से पूछताछ चल रही है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रहे हैं। मोहलत नहीं मिलने पर रिया को पेश होना पड़ा। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। सुशांत केस में रिया से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। हाल में खरीदी गई 2 संपत्तियों की जानकारी भी ली जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया से पूछताछ चल रही है, तो वहीं ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर पूछताछ कर रहे हैं। मोहलत नहीं मिलने पर रिया को पेश होना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच अब तेज हो गई है। मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। रिया के साथ उनके भाई और पिता भी ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। रिया से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। रिया पर सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ निकालने का आरोप है और ये आरोप सुशांत के पिता के सिंह ने लगाए हैं। तो ईडी दफ्तर में रिया से पूछताछ हो रही है और चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से सवाल जिसका रिया चक्रवर्ती फिलहाल सामना कर रही हैं। क्या रिया ने सुशांत सिंह के अकाउंट से पैसे निकाले हैं? ये पहला सवाल है। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत से कितने पैसे लिए? रिया ने सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ निकाले हैं क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। 15 करोड़ लेने के लिए रिया ने वजह आखिर क्या बताई? रिया के परिवार वालों को भी सुशांत से पैसे मिले थे क्या? ये एक सवाल है। रिया की आय कितनी है और सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है? रिया की कंपनी का टर्नओवर कितना है? सुशांत सिंह की कंपनी में रिया का क्या रोल है? रिया के परिवार की जायदाद कितनी है? रिया के भाई का बिजनेस क्या है? क्या रिया के भाई का सुशांत से व्यापारिक रिश्ते थे? ये तमाम सवाल जो फिलहाल ईडी के डायरेक्टर पूछ रहे हैं रिया चक्रवर्ती से और ये तीखे सवाल जिनका जवाब देना होगा रिया चक्रवर्ती को। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, सुशांत सिंह मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती के 1 साल के कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली अब तक की सबसे बड़ी जानकारी। पिछले 1 साल के दौरान रिया ने सुशांत को 142 बार कॉल किया। सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया था। अपने भाई से 800 बार फोन पर बात की थी रिया ने अपनी मां से 890 बार फोन पर बात की। तो सुशांत के सेक्रेटरी से रिया ने 148 बार बात की थी। रिया के साथ जो आरोपी बनाए गए उनसे रिया ने लंबी लंबी बातें की हैं। और हमारे साथ मुंबई से सहयोगी अभिषेक आड़ा और साथी अमित राय मुंबई से मौजूद हैं। पहले चलेंगे हमारे साथ मुंबई में हमारी सहयोगी अभिषेक से बात करते हैं। अभिषेक, अगर हम बात करें, फिलहाल ईडी पूछताछ कर रही है, कितनी देर और ये पूछताछ चलेगी? देखिए, ईडी जो पूछताछ कर रही है अभी शुरुआती दौर है, यानी आधे घंटे से पूछताछ शुरू है। आने वाले करीब 2 से 3 घंटे पूछताछ और हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल ईडी पूछ रही है उससे साफ है कि कहीं न कहीं जो परिवार ने, सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 15 करोड़ की बात की थी और साथ ही साथ जो रिया के परिवार वालों की जो कंपनियां हैं उसमें सुशांत के पैसे इन्वेस्ट थे और जिस तरीके से लगातार सुशांत के परिवार के लोग कह रहे हैं कि ईडी इस मामले की जानकारी करे कि आखिर सुशांत से जो पैसे लिए गए क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विदेश भेजे गए या कोई और दूसरी वजह थी, क्या क्या उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थे, उसको लेकर जांच हो रही है। यानी इस पूरे मामले में अभी 3 से 4 घंटे तक जांच और चलने वाली है। ये एक लंबा प्रोसेस होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है कि जिस तरीके से बिहार पुलिस यहाँ से लौटी और उसने ये कहा कि 142 बार सिर्फ सुशांत से बात हुई और उसके अलावा जितने लोग थे उनसे 500, 600, 800 बार बात हुई, यानी सुशांत से सबसे कम बातचीत हुई है। यानी कहीं न कहीं खटपट या जो दूसरी चीजें थी वो सामने आ रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि क्या
सुशांत के ऊपर ऑब्जर्वेशन एक नजर रखी जा रही थी रिया के द्वारा, क्योंकि घर में काम करने वाले ऑफिस बॉय से लेकर के तमाम सारे लोगों से दिन में 3-3, 4-4 बार बातचीत होती थी। यानी अगर सुशांत से वो बात नहीं करना चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि सुशांत किससे बात कर रहे हैं, कहाँ है, क्या कंडीशन है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के एक सीनियर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में जो मेंटल डिजीज बताया जा रहा है सुशांत को, उस मेंटल डिजीज को बताने वाली जो डॉक्टर हैं वो अपने घर से प्रैक्टिस करती है, यानी उनका कोई क्लिनिक नहीं है, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट है क्या, ये जांच करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो किस आधार पे वो दे रही थी। यानी कहीं न कहीं क्या सुशांत को एक दबाव के तहत किसी ऐसे डॉक्टर से दवाई दिलाई जा रही थी जिसके पास कोई सर्टिफिकेट ही ना हो। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं न कहीं रिया के आसपास घूम रहे हैं, उसके परिवार के आसपास घूम रहे हैं। ईडी दफ्तर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर फाइनेंस का जो बात सामने आया है, 15 करोड़ की जो बात सामने आई, वो 15 करोड़ कहाँ गए और किसने निकाले, ये भी लगातार ईडी रिया से पूछ रही है। बिल्कुल सारे सवाल रिया के आसपास ही मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, हमारे साथ सहयोगी अमित राय भी लगातार मुंबई से बने हुए हैं। अमित, अगर हम बात करें तो बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो वो क्या किस ओर इशारा कर रहे हैं, और अगर हम बात करें जो तमाम सवाल जिनका सामना इस वक्त कर रही है रिया चक्रवर्ती, तो कितने तीखे वो सवाल हो सकते हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको मैं अभी दे दूं कि श्रुति मोदी जो है ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। उन्हें भी समन देकर बुलाया गया था पूछताछ के लिए। अब आखिर श्रुति मोदी कौन है? श्रुति मोदी जो है वो जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक जो है वो सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। उन्होंने मुंबई पुलिस को जो है अपने बयान में ये बताया था कि सुशांत अपनी नई कंपनी को लेकर उनके साथ जो है काम कर रहे थे। ये कंपनी उन्होंने जो है रिया के भाई शोविक के साथ मिलकर जो है आज शुरू की थी। इस कंपनी का नाम है फ्रंट फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, लेकिन इस कंपनी का निर्माण कुछ खास काम के लिए हुआ था। तो इन सारी चीजों को लेकर जो श्रुति मोदी से पूछताछ होगी कि और क्या जानती है आप सुशांत और रिया के रिश्तों के बीच में। जिस तरह से उन्होंने मुंबई पुलिस को बयान दिया था कि जो कंपनी है ये फ्रंट फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, इसमें शोविक के साथ मिलकर शुरू किया गया था। शोविक डायरेक्टर हैं, तो जो दूसरी कंपनी है उसमें रिया डायरेक्टर हैं। तो किस तरह से जो है लेन देन चलता था, रिया और रिया के परिवार का जो किस तरह से बिजनेस में इंटरफेरेंस था, क्या वो पूरी तरीके से हावी हो गई थी, क्या जो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे सुशांत से पूछ के किया जा रहे थे, या उनके बिजनेस मैनेजर या दूसरे असिस्टेंट से पूछ के जो है डायरेक्ट ट्रांसफर किए जा रहे थे। क्योंकि जो स्टेटमेंट जो है चारों बैंकों की ईडी को मिली, उसमें साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि पैसों का लेन देन जो है वो हुआ था। तो इसी सब चीजों के बारे में जो है ईडी लगातार जो पूछताछ कर रही है। कल जो है सिद्धार्थ पिठानी को भी जो है ईडी दफ्तर बुलाया गया है। सिद्धार्थ पिठानी ये वो शख्स है जिन्होंने डेड बॉडी देखी थी, उस समय घर पे मौजूद थे। इन्होंने चाबी वाले को फोन किया था, बहन को इन्फॉर्म किया था, मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, और बहन के आने के पहले शव को इन्होंने नीचे उतारा था। तो ये न्यूज 18 से भी जुड़े थे। कुछ दिन पहले इन्होंने साफ तौर पर बताया था कि सुशांत दिशा सालियन केस को लेकर काफी परेशान चल रहे थे, और रात भर जो है बातचीत चल रही थी। अचानक वो उठते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, फोन लगाने पे वो आंसर नहीं करते हैं, और बाद में जो है वो उनकी डेड बॉडी जो है घर के अंदर मिलती है। ये सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी जो है मुंबई पुलिस को दी थी। लेकिन जब बिहार से पुलिस यहाँ पे मुंबई आई थी, उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी से संपर्क किया था पूछताछ के लिए। तो उन्होंने कहा था मैं हैदराबाद में हूँ, तो फोन के द्वारा जो है सारी डिटेल जो है ली गई थी, और उसके बाद इस सवाल निशान खड़ा किया था कि सिद्धार्थ पिठानी एक अहम सदस्य है इस पूरे केस में, ताकि उन्हें मुंबई से बाहर जाने क्यों दिया गया। तो जब बिहार की पुलिस की एफआईआर को ईडी ने जो है आगे दर्ज किया, तो ईडी को सबसे मुख्य जो है इसमें सिद्धार्थ पिठानी का नाम सामने आया, तो उन्हें समन भेजा गया है। तो कल जो है सिद्धार्थ पिठानी जो है मुंबई ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। अच्छा, एक और खबर सामने आ रही कि श्रुति मोदी को अलग से जो है ईडी की टीम इन्वेस्टिगेट करेगी, और जरूरत पड़ी अगर दोनों लोगों के बयान में, क्योंकि एक कमरे में जो है रिया से पूछताछ चल रही है, दूसरे कमरे में कुछ ही देर में श्रुति मोदी से पूछताछ होगी। अगर दोनों के बयान में कुछ फर्क लगा तो शायद आमने सामने बिठाकर भी ईडी जो है पूछताछ कर सकती है। यानी कुल मिलाकर ईडी की जो जांच है वो काफी तेज है, और कई बड़े खुलासे इस दौरान हो सकते हैं। अभिषेक और अमित, दोनों आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद स्वागत है। ईडी तो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर ही रही है, जल्द ही उसे सीबीआई की टीम का भी सामना करना होगा, क्योंकि सीबीआई की टीम तैयार हो गई है उनसे पूछताछ करने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने लाने के लिए। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड।
आरोपी नंबर 2 इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के पिता। आरोपी नंबर 3 संध्या चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती की मां। आरोपी नंबर 4 शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई। आरोपी नंबर 5 सैमुअल मिरिंडा, रिया सुशांत का हाउस मैनेजर। आरोपी नंबर 6 श्रुति मोदी, रिया चक्रवर्ती की एक्स मैनेजर। आरोपी नंबर 7 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। रिया एंड कंपनी के ये वो 7 नाम हैं जो सुशांत की मौत के राजदार हैं। सीबीआई के एफआईआर में 7वां आरोपी अज्ञात को बनाया गया है। अब सीबीआई इनसे हर राज उगलवाएगी और सुशांत की मौत का एक एक सच सामने लाएगी। सीबीआई ने रिया एंड कंपनी के 7 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। 7वां आरोपी अज्ञात है जिसका नाम दर्ज नहीं है। जानिए सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और जांच टीम के बारे में। एफआईआर नंबर RC 22420220S0001 एंटी करप्शन यूनिट AC6 SIT ने दर्ज कराई एफआईआर। एडिशनल एसपी अनिल यादव को सौंपी गई जांच। एसपी नुपुर प्रसाद की अगुवाई में SIT करेगी जांच। बिहार की मूल निवासी है नुपुर प्रसाद। ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर और DIG गगनदीप गंभीर करेंगी जांच की निगरानी। गुजरात कैडर के हैं मनोज शशिधर और गगनदीप गंभीर। अगस्ता वेस्टलैंड, विजय माल्या, सृजन घोटाला जैसे मामलों की कर रहे हैं जांच। जिस तरह सीबीआई के बड़े चेहरों को सुशांत मौत मामले की जांच सौंपी गई है, ऐसे में लगता है कि सुशांत की मौत के गुनहगारों के लिए अब बचना नामुमकिन है। वहीं एफआईआर में लगाई गई धाराओं को देखकर लगता है कि पटना में दर्ज एफआईआर को ही सीबीआई ने री रजिस्टर किया है। पटना पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 348, 380, 406 में केस दर्ज किया था। वहीं सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120B, 306, 341, 342, 380, 406, 420 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में घटना या हादसे की जगह मुंबई, पटना और अन्य जगह रजिस्टर किया गया है। अब जान लीजिए एफआईआर में दर्ज की गई धाराओं के तहत कौन कौन से गंभीर अपराध शामिल हैं। धारा 306 आत्महत्या के लिए मजबूर करना। धारा 341 गलत तरीके से बंधक बनाकर रखना। धारा 348 किसी बात के लिए मजबूर करना या संपत्ति का इस्तेमाल करना। धारा 380 किसी चीज को चुराना। धारा 406 भरोसे को तोड़ना। धारा 506 किसी को डराना धमकाना। धारा 420 धोखाधड़ी करना। धारा 120B आपराधिक साजिश रचना। जाहिर है सुशांत की मौत के 50 दिन बीत जाने के बाद तक खुलेआम घूम रहे सुशांत की मौत के गुनहगारों के लिए अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशांत सिंह राजपूत की मौत जिन परिस्थितियों में हुई वो किसी पहेली से कम नहीं है। लिहाजा इस मामले की जांच सीबीआई की SIT और ईडी ने संभाल ली है। लेकिन इस बीच न्यूज़ 18 को कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो चौंकाने वाली है। लापरवाही इसमें दिखाई है, इतनी जबरदस्त लापरवाही जो कि उनको मौत तक ले गई है। रिया ने 4 दिन में 25 बार सुशांत को फोन क्यों किया? न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। सुशांत की मौत का 8 जून कनेक्शन क्या है? पर मिलने की कोशिश की थी 15-20 दिन के बाद, आई थिंक मानिए 1 महीने के बाद, डेट याद नहीं है मुझे। तो फिर उसके बाद भैया से मिले तो वो जान ही नहीं दे रहे थे। नौकरों को तो नौकर जाके शॉप से लेके आता था। सुशांत का यार बनाम रिया का राजदार। सुशांत की मौत का सच सामने लाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के कंधों पर है। सीबीआई मुंबई और पटना पुलिस से केस से जुड़े तमाम कागजात लेगी। सीबीआई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज करेगी।
सीबीआई सुशांत के घर में मौजूद लोगों से पूछताछ करेगी। सीबीआई सुशांत के बैंक खातों से लेकर उनके कॉल रिकॉर्ड तक की जांच करेगी। सुशांत की मौत से जुड़े हर राज का पर्दाफाश अब सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस भरसक इस केस में अब तक पानी पीट रही हो, लेकिन सुशांत के घर वालों को पूरा यकीन है कि सीबीआई इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगी। वो चेहरे बेनकाब होंगे जिनका सुशांत की मौत से सीधा कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले सुशांत के यार और रिया के राजदार न्यूज 18 पर आए और सुशांत की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पन्ने पलटे जिनसे इस केस की गुत्थी उलझती नजर आई। गौर से देखिए, ये हैं सुशांत के नौकर अंकित आचार्य और ये हैं सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी। ये दोनों सुशांत के बेहद करीब थे। अंकित आचार्य सुशांत का हर काम करते थे और सुशांत उनसे दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। तो सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के साथ एक लंबा वक्त बिताया और उनके रूम पार्टनर रहे। लेकिन जब न्यूज 18 ने इन दोनों से अलग अलग बातचीत की तो यह साफ हो गया कि इस केस से जुड़ा सच सामने लाना इतना आसान नहीं। हम आपको बताएंगे क्यों। लेकिन उससे पहले सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी का 8 जून से जुड़ा वो खुलासा सुनिए जो उन्होंने न्यूज 18 पर किया। सडनली एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर का ध्यान रखना, मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड इफ यू नीड मी आई विल बी बैक बिकॉज आई एम गोइंग टू जून टू माय पेरेंट्स। सर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए और जब दिशा का न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। 8 जून। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तारीख में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि 8 जून को ही सुशांत की तथाकथित मैनेजर दिशा सालियान की संदेहास्पद मौत हुई थी और 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो 8 जून को दिशा की मौत की खबर जैसे ही सुशांत को लगी वो परेशान हो गए। सिद्धार्थ ने यह भी दावा किया कि दिशा की मौत से सुशांत इसलिए घबरा गए थे क्योंकि इसमें उनका नाम भी उछाला जा रहा था। लेकिन दिशा सालियान और सुशांत के बीच क्या संबंध था? क्या दोनों की पहचान पुरानी थी? क्या दिशा सालियान वाकई सुशांत की मैनेजर थी? इन सवालों का जवाब सिद्धार्थ ने क्या दिया वो सुनिए। मैम एक्चुअली दिशा के बारे में सुशांत एक ही बार मिला था उनके पूरे इस फिल्म के करियर में। दिशा के साथ एक ही इंटरेक्शन हुआ था जहां पे वो कुछ कॉस्ट्यूम्स के सिलसिले में आए थे क्योंकि एक फोटोशूट था सुशांत का कोविड लॉकडाउन जस्ट होने से पहले, तब एक बार ही मिले थे सुशांत और दिशा का फोन कॉल। एक बार मैं सुशांत और दिशा एक कॉन्फ्रेंस कॉल में थे क्योंकि हमको कुछ कोऑर्डिनेट करना था कुछ प्रोजेक्ट के वजह से। वो फैन के साथ बातचीत करने का कुछ वो था, किसी मोबाइल नेटवर्क का प्रोजेक्ट था। सिद्धार्थ पिठानी की और बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।